आज हम एमए प्रीवियस के पेपर भौगोलिक चिंतन के इतिहास का अध्ययन करेंगे। भूगोल के विषय के रूप में स्थापना 19वीं शताब्दी में प्रारंभ मानी जाती है, अर्थात भूगोल विषय के रूप में स्थापित 19वीं शताब्दी में हुआ। लेकिन भूगोल संबंधी विचारधाराएं या चिंतन ग्रीको रोमन काल से ही स्पष्ट दिखाई देता है। ये माना जाता है कि किसी भी विषय की शुरुआत जो होती है उससे पूर्व में प्राचीन कालीन जो विद्वान हुआ करते थे वो अपना चिंतन प्रस्तुत किया करते थे विभिन्न विषयों से संबंधित, तो वो ही उनका चिंतन ही किसी विषय की आधारशिला बनता है। मानव मस्तिष्क में भौगोलिक ज्ञान प्रारंभिक व आदि मानव के समय से ही मौजूद था। इसके प्रमाण हमें विभिन्न युगों में होने वाले क्लाइमेटिक चेंज के कारण और प्राचीन कालीन मानवीय प्रवसन के रूप में हमें दिखाई देते हैं। अगर देखा जाए भौगोलिक चिंतन की बात की जाए तो भौगोलिक चिंतन प्राचीन विद्वानों द्वारा जो चिंतन प्रस्तुत किया गया था उसमें कुछ चिंतन भूगोल से संबंधित था, जैसे कि स्थानों से संबंधित, पर्वत, पठार, मैदान और किस प्रकार तापमान और वर्षा में संबंध है, इस प्रकार का जो चिंतन था वो भूगोल विषय की आधारशिला बना। लेकिन भौगोलिक चिंतन को लिपिबद्ध किया जाने लगा यूनानी रोमन सभ्यता के दौरान। यानी यूनानी रोमन सभ्यता में भौगोलिक चिंतन जो भूगोल से संबंधित था उसे लिपिबद्ध किया जाने लगा। यूनानी रोमन सभ्यता में ही भूगोल के प्राचीनतम ग्रंथ स्वीकार करते हैं, यानी भूगोल के प्राचीनतम ग्रंथ यूनानी रोमन सभ्यता से संबंधित ही हैं। अगर बात की जाए प्राचीन भूगोलवेताओं की तो भूगोल के पिता के रूप में हिकेटियस को जाना जाता है, जो यूनानी सभ्यता से संबंधित हैं। हिकेटियस ने अपने ग्रंथ जस पीरियडस में विश्व के प्रदेशों का वितरण दिखाया था, तो इसलिए हिकेटियस को प्रादेशिक भूगोल का पिता भी कहा जाता है। दूसरे यूनानी भूगोलवेता की बात की जाए तो इरेटोस्थेनीज यूनानी विद्वान ने ज्योग्राफिया शब्द सबसे पहले दिया। उनका जो ग्रंथ था ज्योग्राफिया वो मुख्यतः क्रमबद्ध भूगोल से संबंधित था, इसलिए इन्हें क्रमबद्ध भूगोल के पिता के नाम से भी जाना जाता है। आधुनिक भूगोल के पिता, अगर आधुनिक भूगोल के पिता की बात की जाए तो हम्बोल्ट का जो ग्रंथ था जिस कॉस्मोस वो मुख्यतः क्रमबद्ध भूगोल पर आधारित था, तो उन्हें आधुनिक क्रमबद्ध भूगोल के पिता के नाम से जाना जाता था। हम्बोल्ट ही पहले ऐसे विद्वान थे जिन्होंने ऊंचाई व तापमान में संबंध स्थापित किया तथा क्लाइमेट से उसका रिलेशन स्थापित किया, इसलिए इन्हें जलवायु विज्ञान के पिता भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले आइसोथर्म और परमाफ्रॉस्ट जैसी शब्दावली थी वो हम्बोल्ट के द्वारा ही दी गई थी। कार्ल रिटर का जो ग्रंथ था अर्धकुंडे मुख्यतः प्रादेशिक भूगोल पर आधारित था, इसलिए इन्हें आधुनिक प्रादेशिक भूगोल के पिता के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार भूगोल का विकास प्राचीन कालीन, मध्यकालीन व आधुनिक कालीन समय की दृष्टि से समझाया जाता है। अगर हम प्राचीन कालीन भूगोल के विकास की बात की जाए तो प्राचीन कालीन भूगोल के विकास में जो फर्स्ट काल आता है वो आता है यूनानी काल, सेकंड है रोमन काल, तीसरा है प्राचीन भारतीय काल और चौथा प्राचीन चीनी काल। इनका हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम यूनानी काल की बात करते हैं। यूनानी काल को भूगोल के सैद्धांतिक विकास का काल माना जाता है, अर्थात यूनानी जो विद्वान थे उन्होंने ही सर्वप्रथम भूगोल के जो महत्वपूर्ण या आधारभूत सिद्धांत हैं उनसे संबंधित व्याख्या प्रस्तुत की थी। यद्यपि इस काल के अधिकांश ग्रंथ अंधकार युग में समाप्त कर दिए गए थे। अंधकार युग कौन सा युग था? अंधकार युग यूरोप में वह युग था जब संपूर्ण यूरोप पर चर्च का प्रभुत्व स्थापित हो गया था। तो चर्च ने इन सभी भौगोलिक ज्ञान था उसको उन्होंने नकार दिया था और सिर्फ चर्च और देवीय अवधारणा को ही उन्होंने महत्व दिया था।
तो अंधकार युग में इनके अधिकांश ग्रंथों को समाप्त कर दिया गया, कुछ ग्रंथ बचे रहे और अन्य ग्रंथों की जानकारियां हमें अरब काल के दौरान किए गए अनुवादों से प्राप्त होती है। यानी अरबी जो भूगोलवेता थे उन्होंने मुख्यतः जो ज्ञान था उस समय भूगोल का, उनको क्या किया, अरबी भाषा में विभिन्न ग्रंथों में सहेजना प्रारंभ कर दिया गया था। तो हमें प्राचीन कालीन भूगोल की जो जानकारी, यूनानी काल की जानकारी मिलती है वो मुख्यतः अरबी भाषा में अनुवादित किए गए ग्रंथों से मिलती है। अगर हम बात करें प्रमुख यूनानी भूगोलवेताओं के योगदान की, तो सबसे पहला नाम आता है होमर का। साहित्यिक परंपरा के पिता माने जाते हैं। यानी होमर वह पहले भूगोलविद या विद्वान थे जिन्होंने साहित्य लिखा था। साहित्य कौन सा? उनके साहित्य का मुख्य नाम काव्य रूप में लिखा था उन्होंने, जिसका नाम है इलियाड व ओडेसी। होमर द्वारा रचित ग्रंथ महाकाव्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पूरा ग्रंथ काव्य शैली में लिखा गया था। इन्होंने इलियाड व ओडेसी में भूमध्य सागर के उत्तरी तटीय भागों का विस्तृत भौगोलिक विवरण लिखा। जिन्होंने ट्रॉय से एथेंस की यात्रा, जो कि मैसीना जल संधि, कास्ट प्रदेश, ज्वालामुखी प्रभावित द्वीपीय क्षेत्र जो कि भूमध्य सागरीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, इनका सजीव चित्रण किया। इनका दूसरा ग्रंथ था ट्रिनियस। होमर ने 4 प्रकार की हवाएं स्वीकार की, बोरियस, नोटस, ह्यूरस और जेफरस। तो ये हवाएं किस प्रकार से थी? इन हवाओं की उन्होंने दिशा बताई थी, जैसे कि बोरियस हवा, बोरियस, अगर हम दिशाओं की बात की जाए तो ये नॉर्थ, ये साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो नॉर्थ से चलने वाली हवाओं की दिशा हमेशा वो मानी जाती है जिधर से हवा चलती है। तो ये नॉर्थ से चलने वाली हवा को उन्होंने क्या कहा? बोरियस। और साउथ से चलने वाली हवा को उन्होंने कहा नोटस, और ईस्ट से चलने वाली हवा को उन्होंने कहा ह्यूरस, और वेस्ट से चलने वाली हवा को उन्होंने कहा जेफरस। यानी ये कौन सी हवा हो गई? बोरियस, नोटस, ह्यूरस और जेफरस। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जेफरस हवा की दिशा क्या है? तो ये पश्चिम से चलने वाली दिशा, पश्चिम से चलने वाली पवन। तो ये हमें याद रखना है कि नॉर्थ से चलने वाली हवा को होमर ने बोरियस कहा था, साउथ से चलने वाली को नोटस कहा था, ईस्ट से चलने वाली को ह्यूरस कहा था और वेस्ट से चलने वाली को जेफरस कहा था। होमर महोदय ने काला सागर, भूमध्य सागर, मार्मरा सागर आदि का पर्याप्त ज्ञान था। यानी होमर ने मुख्यतः जो यूरोपीय क्षेत्र था, भूमध्य सागरीय वाला क्षेत्र, उसका उन्होंने अध्ययन किया था। उन्होंने बताया था कि जो काला सागर है उसका जुड़ाव भूमध्य सागर से मार्मरा सागर व बास्पोरस जल संधि व डार्डोनस जल संधि के द्वारा है। अर्थात उन्होंने बताया था कि काला सागर और भूमध्य सागर अलग अलग नहीं है बल्कि आपस में जुड़े हुए हैं। उत्तरी अफ्रीका व वर्तमान दक्षिणी यूरोप के क्षेत्रों का साहित्यिक परंपरा के रूप में उन्होंने वितरण दिखाया था। अब दूसरे विद्वान की, अगर यूनानी विद्वान की बात की जाए तो उसमें नाम आता है थेल्स का। थेल्स मुख्यतः दर्शन शास्त्र से संबंधित थे। इन्होंने प्राकृतिक विज्ञान व दर्शन शास्त्र का जनक माना जाता है। इन्होंने, थेल्स महोदय ने सर्वप्रथम बताया कि नील नदी एक नदी नहीं है बल्कि ये 2 नदियों से मिलकर बनी है। जैसे 2 नदियां, वो नदियां हैं बाहेल अजरक और बाहेल गजेल। तो बाहेल अजरक, वर्तमान में जिसे हम ब्लू नील के नाम से जानते हैं, उसे उन्होंने बाहेल अजरक कहा। वर्तमान में जिसे हम वाइट नील के नाम से जानते हैं, उसे उन्होंने बाहेल गजल कहा। यानी उन्होंने उस काल में ही बता दिया था कि नील नदी ब्लू नील और वाइट नील से मिलकर बनी है। गणितीय भूगोल के जनक कहा जाता है थेल्स को। आयोनियन दर्शन के पिता भी इन्हें कहा जाता है। प्रथम विद्वान जिन्होंने वर्ष को 365 दिनों का माना था। यानी थेल्स ऐसे विद्वान थे जिन्होंने एक वर्ष में 365 दिन निर्धारित किए थे। अर्थात सूर्य पृथ्वी के चारों ओर 365 दिनों में एक चक्कर पूरा कर लेता है। इसके बाद अगर अगले विद्वान की बात की जाए तो अनाक्सीमेंडर, यह है इन्हें फादर ऑफ कार्टोग्राफी भी कहा जाता है। कार्टोग्राफी यानी मानचित्र कला, मानचित्र कला के पिता के नाम से जाना
जाता है। इन्होंने भूगोल में ज्यामितीय विधि को स्थापित किया था, यानी अनाक्सिमेंडर पहले ऐसे विद्वान थे जिन्होंने भूगोल में ज्यामितीय विधि को स्थापित किया। इन्हें गणितीय भूगोल का संस्थापक भी माना जाता है, क्योंकि इन्होंने भूगोल में सर्वप्रथम गणितीय विधियों का प्रयोग किया था। इन्होंने विश्व का प्रथम मानचित्र बनाया था, इसलिए इन्हें प्रथम मानचित्र निर्माता कहते हैं। यह पहले यूनानी भूगोलवेत्ता या विद्वान हैं जिन्हें अटलांटिक महासागर की जानकारी थी। इनसे पहले जो भी विद्वान हुए थे उन्होंने सिर्फ भूमध्य सागर, काला सागर के आसपास के क्षेत्रों का अध्ययन किया था, लेकिन अनाक्सिमेंडर पहले ऐसे विद्वान थे जिन्हें अटलांटिक महासागर की जानकारी थी। खगोलीय पिंडों का अनुमान लगाने के लिए प्राचीन उन्होंने नोमोन यंत्र विकसित किया था। बेबीलोनियाई ज्ञान के आधार पर इन्होंने क्या किया था, नोमोन खगोलीय पिंडों का अध्ययन करने के लिए एक यंत्र का निर्माण किया था जिसका नाम था नोमोन। विश्व मानचित्र में इन्होंने पहली बार एशिया, अफ्रीका और यूरोप का उल्लेख किया। इनसे पहले के जो विद्वान थे वो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ यूरोप का अध्ययन किया था, लेकिन अनाक्सिमेंडर पहले ऐसे यूनानी भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने विश्व का मानचित्र बनाया और उस मानचित्र में उन्होंने यूरोप के साथ साथ एशिया और अफ्रीका के कुछ भाग को भी प्रदर्शित किया।